हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरनदीप सिंह एंड आज हम लोग यहां पर लेकर आ गए आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10 टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे थे जो डिमांड कर रहे थे कि सर प्लीज आईटी के लेके आइए, लेक्चर्स लेकर आइए, क्योंकि हम लोगों ने जब लाइव सेशंस लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हमें ये पता चला कि यार तुम लोगों ने अभी तक कंसेप्ट्स को भी नहीं पढ़ा है। तो मैं ये चाहता हूं कि यार तुम लोग ना अच्छे से कंसेप्ट्स को भी पढ़ो और साथ साथ हमारे साथ लाइव सेशंस में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहो। ये वाला जो सेशन है दोस्तों, ये है आपके सब्जेक्ट स्किल का डीबीएमएस का चैप्टर, जो आपको बताएगा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या होता है। इसमें पूरे के पूरे हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करते जाएंगे और साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते जाएंगे। मेक श्योर दोस्तों आप इस सेशन को लाइक जरूर करें और अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपके आईटी के सेशंस हैं, आईटी के जो दोस्त हैं, उन सबको शेयर करिए ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर पाए और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेशंस में आपको मदद कर पाए। चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। क्या है हमारा ये वाला चैप्टर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आ रहा है 10 मार्क्स का दोस्तों। इसके अंदर मिक्सअप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि कुछ आपके एमसीक्यूज भी आ रहे होंगे, कुछ आपके 2-3 नंबर के भी आ रहे होंगे और कुछ आपके फुल मार्क्स के भी आ रहे होंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन की भी कराता रहूंगा। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर जो सबसे वर्ड पहले आता है डेटा। क्या है भाई ये डेटा? व्हाट एग्जैक्टली दिस डेटा इज? तो डेटा क्या है भाई? केल्विन 9 एंड 10 के चैनल पे 1,56,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो 1,56,000 इज अ डेटा। सिंपल सी बात है भाई। मैंने आपसे टाइम पूछा, आपने मुझे बता दिया 11:30 बजे से टाइम हो गया, डेटा। आपने मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन ली, टेम्परेचर कितना है, 33 डिग्री, डेटा। ये सारा का सारा डेटा है भाई, रॉ डेटा है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब कि आपको सिर्फ मैंने पूछा और आपने बता दिया, डायरेक्ट आंसर, खत्म बात। कोई एनालिसिस नहीं निकला इससे, आपको कुछ ये नहीं समझ आया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि 1,56,000 सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब चैनल पे केल्विन के, तो क्या हुआ? मतलब कोई कुछ आप इससे एनालाइज कर पा रहे हो? आपको ये नहीं पता कि ये कौन सा चैनल है, आपको ये नहीं पता कि चैनल कब से है, आपको ये नहीं पता कि ये चैनल कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कराता है, तो भाई इससे कैसे एनालिसिस होगा? कुछ एनालिसिस नहीं होगा। तो डेटा मतलब क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात है। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मैं आपको बता देता हूं, आप कहीं जगह अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा क्लियरली, इट्स अ रॉ डेटा। सिंपल सी बात है। वो कोई भी डेटा हो सकता है। मेरा नाम तरनदीप है, इट्स अ डेटा। आपका नाम अभिषेक है, इट्स अ डेटा। ये नाम केल्विन 9 एंड 12 चैनल का है, इट्स अ डेटा। क्लियर, समझ आ गई बात? तो डेटा सिंपल सी बात है, एक रॉ डेटा है, रॉ फिगर है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी टाइप में हो, अल्फा हो, न्यूमेरिक हो, कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, स्पेशल कैरेक्टर हो, इट्स ऑल अबाउट दी डेटा ओनली। अब डेटाबेस क्या है भैया? डेटाबेस सिंपल सी बात है, जब डेटा का बेस बना दिया जाता है तो इट्स कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा है कि सारे का सारा डेटा को कलेक्ट किया जाए। क्यों किया जाए भाई? क्यों करना है डेटा कलेक्ट? डेटा कलेक्ट इसीलिए करना है ताकि आप उससे कोई ना कोई चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाए, आप उससे एक वैल्यू निकाल पाए, आप उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल पाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि केल्विन 9 एंड 10 जो यूट्यूब का चैनल है, वो 9th एंड 10th क्लास को पढ़ाता है, उनके बोर्ड एग्जाम्स में तैयारी कराता है और साथ ही साथ उनमें ये चैप्टर्स को, ये सब्जेक्ट्स को कवर कराता है। तो यहां पर क्या हुआ? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली तो आपको समझ आया, अच्छा ठीक है, बढ़िया है चैनल। अगर मैं आपको खाली केल्विन 9 एंड 10 बताऊंगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स को कवर कर रहा हूं, आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा हूं या मैं एनटीएससी जैसे कंपटीशन एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहा हूं। तो ये क्या हुआ? सब का सब ये हो गया डेटाबेस। जब मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन दी, तो वो इस इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में बेसिकली आज हम यहां पे पढ़ेंगे। तो डेटाबेस क्या है भैया? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लॉजिकल इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहां पर दी, बताई, उसका कलेक्शन है और यूजर्स के लिए है ताकि वो उस डेटा को इंटरप्रेट कर पाए, यानी कि उस डेटा से कोई ना कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाए और उससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन को सीख पाए या निकाल पाए, जो भी आपको एक्सेस करानी है। डेटाबेस इज बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड। अब यहां पर क्या है? डेटाबेस कंप्यूटर बेस्ड है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं या फिर केमिस्ट की शॉप्स होती हैं, तो हम उनके पास जब जाते हैं, किराने की दुकान समझ लो आप, हम लोग जनरली किराने की दुकान बोलते हैं। हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं तो वो क्या करता है कि अपने रजिस्टर में या कॉपी में या नोटपैड में वो लिखता है बेसिकली कि आज हमने क्या क्या दिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट दी ग्रोसरी स्टोर्स, बट आप अगर जाओगे ना किसी भी केमिस्ट पे तो आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो एक ना डायरी या रजिस्टर मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, भगवान ना करे कभी आपको जरूरत पड़े केमिस्ट के पास जाने की, बट इफ इन केस आप जा रहे हैं सामान लेने, वहां से आप जाते हैं वहां पे कोई भी मेडिसिन लेने, कोई भी सिरप लेने, तो वो पहले ना लिख के रख लेता है
कि आज मैंने ये वाला अभी मैंने सिरप दिया, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो ना उसकी जो किताब है वो उसका डेटाबेस है ना, वो उसको पूरा का पूरा कॉपी में अपने डेटा को मेंटेन करता है कि आज पूरे दिन में क्या हुआ। वो क्यों करता है, क्या रीजन होगा, क्या उसका मन कर रहा है करने का, उसका मन इसलिए कर रहा है भाई क्योंकि वो रात को बैठ के या 2 दिन बाद 3 दिन बाद बैठ के ये देखेगा कि आज के दिन मेरी सेल कितनी हुई, वो ये देखेगा कि मेरा स्टॉक कंप्लीट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास 10 सिरप पड़े थे और मैंने 8 निकाल दिए, अब 2 ही सिरप बचे हैं, तो मुझे भाई सप्लायर को बोलना है कि भाई मेरे को सामान भेज, समझ रहे हो बात मेरी। तो वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा डेटाबेस को मैनेज करता है। वो क्या करता है, ट्रेडिशनल वे में कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स वे में कर रहा है, हम क्या करेंगे भाई, ऑनलाइन करेंगे। तो ऑनलाइन में जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस। डेटाबेस इज बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन कीपिंग सिस्टम। डेटा क्या है, रॉ है, इंफॉर्मेशन है नॉर्मल, हम उसको अच्छे से एक बढ़िया तरीके से वे में प्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पे डेटाबेस। 2 तरीके के बेसिकली बेटा यहाँ पे डेटा होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है यहाँ पे डेटा फ्लैट फाइल डेटाबेस, जिसमें डेटा स्टोर होता है सिंगल टेबल के अंदर। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने स्कूल में रजिस्टर देखा होगा, आपने अपने स्कूल का जो अटेंडेंस रजिस्टर है टीचर से, वो देखा होगा। इस तरीके का कुछ होता है, आपको दिखता है वहाँ पे स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, सेक्शन, ये सब लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा, या फिर आपने MS एक्सेल देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक्सेल है, या गूगल शीट जो है वो देखी होगी आपने कभी। तो ये सारा का सारा कौन है, फ्लैट फाइल, यानी कि एक ही बड़ी से टेबल के अंदर सारा डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, कहीं भी लिंक नहीं हो रहा। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा है रिलेशनल टेबल, यानी कि रिलेशनल डेटा क्या है, डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल एंड टेबल जो है वो लिंक होते हैं आपस में, इसको क्या कहते हैं बेटा, रिलेशनल। ये बेसिकली 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। 2 तरीके के हमने यहाँ पे डेटा पढ़ लिए, फ्लैट फाइल और रिलेशनल। नेक्स्ट चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के कंपोनेंट्स, यानी कि डेटा किन किन चीजों से बनता है। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग ट्राई करिएगा कि इसको थोड़ा 1.5x या 2x में करके देखिए। शायद मैं थोड़ा सा स्पीड तेज कर रहा हूं, इसीलिए आके आपको जल्दी जल्दी समझ आए, बट अगर आप 1.5 में देखेंगे तो मुझे लगता है शायद आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट हो। आपके एग्जाम नजदीक है, आपको जल्दी जल्दी इस चीजों को कवर करना है। कंपोनेंट्स के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों कि किन किन चीजों से डेटाबेस बनता है, तो सबसे पहला क्या होगा भाई, सिंपल है यार, डेटा तो होना ही चाहिए। अगर डेटा ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे डेटाबेस का। तो डेटाबेस तो पहला वर्ड ही ये बोलता है कि डेटा होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन है, सॉफ्टवेयर ये जो भाई तुम्हें डेटा देता है, तुम्हें बताता है कि यार डेटा इस तरीके से प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना MS एक्सेल। अब जो स्टूडेंट टीचर है, जो स्टूडेंट टीचर कह रहा हूं, जो आपकी टीचर के पास जो एक नोटपैड रहता है, पूरा रजिस्टर रहता है जिसमें अटेंडेंस शीट लिखी होती है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है। मतलब वो वैसे तो फिजिकल है, हार्डवेयर होना चाहिए, बट वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर अगेन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो हम लोग ऑलरेडी कंप्यूटर में बहुत ही पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो वेब एप्लीकेशन होता है, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर होगा, जो एप्लीकेशन होती हैं। और हार्डवेयर कौन है, जो उसको स्टोर करने में हेल्प करता है या फिर उसको एक्सटर्नली हेल्प करता है, जैसे माउस, कीबोर्ड, ये वो। और यहां पर सॉफ्टवेयर जो है वो कौन है, जैसे कि MySQL, Oracle, Ingress, MS Access, ये सब कौन है, ये सब डेटाबेस सर्वर्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके डेटा को स्टोर करके रखते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर कौन है भाई, हार्डवेयर वो है जो फिजिकल इक्विपमेंट्स है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आपकी CD हो गई, DVD हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ये सारी चीजें कौन हो गई दोस्तों, यहाँ पर हो गई हार्ड डिस्क। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट चलिए डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्या है, यूजर। सिंपल सी बात है यार, मैंने इतना सारा डेटा बनाया, यूजर सॉफ्टवेयर बनाया, हार्डवेयर बनाया, डेटा को पूरा का पूरा डेटाबेस में कन्वर्ट किया, और मैं अगर मेरे पास यूजर ही नहीं है उसको एक्सेस करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा। तो कंपोनेंट फोर्थ कौन सा है दोस्तों, डेटाबेस का यूजर, ठीक है। डेटाबेस सबसे पहला इसमें आता है यूजर्स के अंदर बेटा 3 तरीके के डेटा वो होते हैं, यानी कि यूजर होते हैं। कौन कौन होते हैं देखते हैं। सबसे पहला कौन है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है भाई, जो पूरे के पूरे डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर को बना रहा है, यानी कि पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है भाई वो उस चीज के लिए, उसकी पॉलिसीज के लिए, उसके डिजाइन के लिए। वो कौन है, अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग और एस्टेब्लिशिंग पॉलिसीज फॉर द मेंटेनेंस एंड हैंडलिंग ऑफ द ओवरऑल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पूरा का पूरा जो उसको सिस्टम को मैनेज कर रहा है वो कौन है, DBA, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दूसरा कौन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ये कौन है यार, ये वो है जो एप्लीकेशन को प्रोग्राम करता है, यानी कि कोड्स को रन करता है और बताता है कि इस तरीके से आप अगर रन करेंगे तो आपको ऐसा डेटा मिलेगा। अ पर्सन हु राइट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू इंटरैक्ट एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तीसरा कौन है जी, एंड यूजर। एंड यूजर कौन है यार, जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें डेटा को डिलीट कर रहे हैं, डेटा को रॉ को ऐड कर रहे हैं, कॉलम को ऐड कर रहे हैं, कोई ना कोई डेटा फील्ड डाल रहे हैं, डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं, हम कौन हो गए, डेटा यूजर। एंड यूजर इज अ पर्सन हु इंटरैक्ट विद द डेटाबेस
टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस लाइक डिलीटिंग, है ना, थ्रू मेन्यूज ऑफ फॉर्म्स इज कॉल्ड एंड यूजर। क्लियर हो गया बेटा पार्टी? इस तरीके से आपको चलना है, धीरे धीरे करके चलते रहेंगे हम लोग, आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझा दूंगा। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट इसके जस्ट बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद मिलने वाला है। चलिए फीचर्स ऑफ डेटाबेस आ जाते हैं। फीचर ऑफ डेटाबेस में 4 तरीके के आपके डेटाबेस के फीचर्स होते हैं, यानी कि डेटाबेस को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको यहां पर ऑलरेडी बता दिया है टेबल, यानी कि एक टेबल है, ठीक है, यहां पर एक ये टेबल है, इस टेबल को हम बोल रहे हैं फीचर। पहला फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है टेबल। टेबल के अंदर क्या है भाई, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, वो हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखो आपको अगर कोई भी टेबल के अंदर, ठीक है, कोई भी टेबल के अंदर अगर आपको वर्टिकली, कैसे मैं बता देता हूं आपको, देखो आपको अगर कोई भी वर्टिकली लाइंस मिल रही हैं, क्या मिल रही है, वर्टिकली लाइंस मिल रही हैं, तो ये कौन है, कौन है, ये है कॉलम्स। कौन है, कॉलम्स। कॉलम्स को हम लोग 2 नाम से और जानते हैं, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर किसकी, अगर हम बात करें यहां पर रोज की, ये सारी रोज है, इधर वाली जो हॉरिजॉन्टल है वो कौन सी है, वो है रोज। तो रोज को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल या फिर रिकॉर्ड्स, ये 2 नाम से और जाना जाता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पूछा था और करीबन 20% बच्चों ने आंसर गलत भी दिया था वहां पे, तो मैंने इसलिए यहाँ पे बताया आपको ताकि आपको पता हो कि हम रोज को टपल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया बेटा? और ये जितने भी यार अंदर के जो रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो डेटा है, अंदर जो डेटा होता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड्स डेटा बोलते हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर चीजें होती हैं। तो यही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है, इसमें कोई समझाने वाला है नहीं। टेबल को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, टेबल होता है, उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं आपके हॉरिजॉन्टल और कॉलम होते हैं आपके वर्टिकल। क्लियर बेटा? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या पार्ट है यहाँ पे, एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा फीचर ऑफ टेबल। टेबल हो गया, टेबल में मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया क्या है ये देखिए, ये नेम है, स्टैंडर्ड है, एक सेक्शन है, मैंने यहाँ पे टेबल आपको दिया हुआ है, राम, रवि, रवि, संजय, स्टैंडर्ड क्लास 10th, और सेक्शन है ए बी। अब यहाँ पर अगर हम रोज की बात करें तो रोज क्या है भाई, रोज है ये सब, ये पूरी की पूरी रोज है ना, ये पूरी की पूरी जो है यहाँ पे ये रोज है, यहाँ पे जितनी भी ये रोज है, ठीक है जी। और कॉलम्स क्या है हमारे, कॉलम्स हो गए ये वाले। क्लियर है बेटा? डन है। अब देखो यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज दिख रही है, अगर मान के चलो तुम लोगों की क्लास में तुम मॉनिटर हो, ठीक है, और मॉनिटर है और पियोन आता है, वो बोलता है कि प्रिंसिपल ने रवि को बुलाया है, प्रिंसिपल ने रवि को बुलाया है, तो मॉनिटर उसको भेज दीजिए। अब जो आप हैं आप रवि को बोलेंगे, बट आपको ये पता चलेगा कि रवि तो 2 है मेरी क्लास में, तो भाई अब प्रिंसिपल ने किस रवि को बुलाया है, समझ आ रहा है मेरी बात, प्रिंसिपल ने किस रवि को बुलाया है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा। अब आप जाके अगर प्रिंसिपल से पूछोगे या पियोन को बोलोगे तो पियोन तो कहेगा मुझे तो पता नहीं भाई, मुझे तो प्रिंसिपल ने बोला रवि को भेज दो, अब बुला के लाओ रवि को। अब भाई तुम एज अ मॉनिटर हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए सारी चीजें क्या है, पता तो है, मगर यहाँ पे 2 रवि है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंफ्यूजन हो गई, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया डेटा। तो इस डेटा को ना मैनेज करते हैं हम लोग बड़े बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर ना हम लोग एक और मैं आपको टेबल दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आएगा। ये अब मैंने क्या किया, डेटाबेस के अंदर एक टेबल ना, एक कॉलम ऐड कर दिया, एक कॉलम ऐड कर दिया, एक फील्ड ऐड कर दी, एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया विद द नेम ऑफ रोल नंबर। यहां पर मैंने अब मेंशन करवा दिया 19, 20, 21, 22। अब प्रिंसिपल जो है वो ये कह रहा है कि भाई 20 नंबर जो रोल नंबर बच्चा है उसको भेज दीजिए। अब आपको बिल्कुल क्लियर है, 20 नंबर का बच्चा है और उसका नाम रवि है, 19-21 नंबर वाले रवि को नहीं बुलाया है। समझ आया मेरी बात? तो यहां पर ना ये आपको जरूर समझना है कि जो बच्चे हैं, जो आपका डेटा, जो स्टूडेंट है, जो डेटा है वो कैसा है, उसको हम कैसे मैनेज करके चल रहे हैं। अगर डेटा डुप्लीकेट होता है तो यहां पर आपकी जो गलतियां हैं वो होने के चांसेस हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए यहां पर डेटा कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए यहां पर पहले ही दे दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि डेटाबेस का फायदा क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेरीज। हमने पहला क्या पढ़ा, टेबल, दूसरा हम पढ़ेंगे, पहला हमने यहां पे पढ़ा था, ये देखिए टेबल, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पे अब क्वेरीज। क्वेरीज क्या होती हैं, देखो भाई तुम लोगों ने देखा होगा कि कोई भी कमांड होती है, कोई भी आपके क्वेरीज होती हैं, अगर हम उसको जनरेट करते हैं तो उसमें से डेटा निकल के आता है। एग्जैक्टली इट्स लाइक अ क्वेरी, ठीक है, कि आपने कोई क्वेरी करी तो हमने आपको आंसर दिया, राइट। तो सेम ऐसे ही अगर हम कोडिंग लैंग्वेज की बात करें, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें, तो क्वेरी भी वही काम करती है। अगर आप कोई क्वेरी डालते हैं तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी, यानी कि आप उससे इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाओगे। क्या है क्वेरी? इट इज एन इंक्वायरी इनटू द डेटाबेस यूजिंग द सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। दीज स्टेटमेंट्स गिव यू फिल्टर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। अब यहां पर देखो अगेन वही बात आ गई, क्या हुआ यहाँ पे, डेटाबेस के अंदर
क्वेरीज के अंदर जो प्रिंसिपल है उसने ये बोला कि एक कंडीशन लगा दी, अब रवि को नहीं बुलाना है, 19 नंबर रोल नंबर वाले बच्चे को बुलाना है, रवि को 19 वाले रोल नंबर को बुलाना है। अब रवि 2 है, यहां पर कंफ्यूजन हुई, बट जब ये क्लियर हो गया कि नंबर 19 है तो गेम क्लियर हो गई। तो यहीं पर अगर हम कंडीशन सेट कर देते हैं, कोई भी क्वेरीज को जनरेट कर देते हैं, तो वो आता है क्वेरीज के फॉर्मेट में। ठीक है जी। अब इससे क्या होता है, समरी जो है वो इजीली समराइज हो जाती है, जो डेटा है समराइज हो जाता है, जो भी यूजर को डेटा चाहिए होता है। क्लियर हो गया बेटा। यहां पे आपको दिया भी हुआ देखिए कि इट अलाउज यू टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस on the condition that you define in query. MS Access 2007 या MS Access support the object query। ये हम लोग आगे अभी जब प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि MS Access को कैसे यूज होता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है? सिंपल सी बात है यार, आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे। अगर हम इसको बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो कुछ इस तरीके के फॉर्म होते हैं। इसमें आपका नेम होता है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपकी मेल आईडी होती है, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस जो भी है वटएवर, ये सब होता है। तो ये फॉर्म्स होते हैं। तो फॉर्म जनरली ना इजी होते हैं डेटा को फिल करने के लिए। अगर आप भी कभी देखोगे, मान के चलिए आप कभी किसी कॉलेज में जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, या किसी कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, वो आपको कहे कि आप ना इस रजिस्टर में अपनी डिटेल भर दीजिए। अब आप डिटेल भरते हैं तो यार वो बड़ी अजीब सी नहीं लगती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने सारे बच्चों ने डिटेल भर रखी होती है। अब आप उसमें डिटेल भर रहे हैं एक एक करके लंबा। एक होता है फॉर्म, एक फॉर्म होता है, आपको प्रॉपर एक फॉर्म दिया जाता है हार्ड कॉपी में, है ना, वो आपको अच्छा लगता है भरने में, क्योंकि उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन ठीक से होती है। यहां पर क्या है, यहां पर डेटा लीक होने का भी चांस है। भाई आपने क्या किया, ऊपर वाले बच्चे का नंबर ले लिया, नीचे वाले का नंबर भी ले लिया, आपने कॉल कर लिया, तो डेटा लीक भी होगा यहां पे। बट फॉर्म जो है वो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक अच्छे से सुंदर से वे में आपको देता है डेटा एक्सट्रैक्ट करने। ठीक है जी। इन अ डेटाबेस अ फॉर्म इज अ विंडो और अ स्क्रीन दैट कंटेन न्यूमरल फील्ड और स्पेस टू एंटर डेटा। जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक लॉगिन करते हो आप लोग, इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, वैसे तो लॉगिन करते ही नहीं हो क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन होता है, बट जब पहली बार लॉगिन करते होगे या लॉग आउट के बाद लॉगिन करते होगे तो आप वहां पर देखते होगे कि वहां पे जो एक फील्ड है वो कौन है, वो फॉर्म ही है, वो पूरा का पूरा फॉर्म ही है वहां पे। ठीक है जी। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। यहां पर ये बोल भी रहा है कि यूजर कैन क्रिएट अ डेटा एंट्री फ्रॉम दैट लुक एग्जैक्टली लाइक अ पेपर फॉर्म। पीपल जनरली प्रेफर टू एंटर डेटा इनटू अ वेल डिजाइन फॉर्म। जैसे आप लोग भी अगर कभी देखोगे तो आपको एक अच्छा ये लगेगा कि आप फॉर्म फिल करें। आप कभी वेबसाइट पे किसी भी लॉगिन में जाते हो, जब भी आप वेबसाइट को में देखते हो, कोई भी इंक्वायरी करते हो, तो क्या वहां पे टेबल बने होते हैं जिसमें ऑलरेडी सब लोगों के रोज होते हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको एक प्रॉपर फॉर्म दिया जाता है डिजाइन वे में। अब उस फॉर्म में से जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट होगा उसको हम आगे मैनेज करेंगे। क्लियर हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोगों ने जो भी डेटाबेस बनाया उसको हम लोग एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, हम उसको एक प्रिंटेड वे में दे दिया जाए। जैसे कहते हैं ना कि भाई आज एक हफ्ते की रिपोर्ट ले आओ, तो वो क्या है, दैट इज एक्चुअली रिपोर्ट। कि रिपोर्ट एक प्रॉपर डेटा है जो सारा का सारा डेटा को एक्यूमुलेट करता है और एक ग्राफिकल मैनर कह लो या फिर एक प्रिंटिंग फॉर्म में आपको दे देता है सामने। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन यू वांट टू प्रिंट दोज रिकॉर्ड व्हिच आर फेच्ड फ्रॉम योर डेटाबेस डिजाइन अ रिपोर्ट। अब जैसे होता है ना कि तुम लोगों को, अगर मैं तुम लोगों को कहूं या तुम मॉनिटर हो, जैसे तुम्हें बोला कि स्कूल टीचर ने कि भाई मुझे ये बताओ कि इन 15 दिन में कितने बच्चों ने हमारा यूटी टेस्ट दिया और उनमें कितने कितने मार्क्स आए। अब तुम क्या करोगे भाई साहब, तुम सबके ना वो लेके पहुंच गए, क्या नाम है, यूनिट टेस्ट के जो वो है ना हार्ड कॉपीज होती हैं, वो लेके पहुंच गए। मैम कही इसका क्या करूंगा भाई, मत्थे मार इसको अपने, मैं क्या करूंगी इसके, मैं कैसे मैनेज करूंगी। वहीं पर तुम क्या करते, तुम प्रॉपर एक रिपोर्ट लेके जाते, हर दिन की एक रिपोर्ट लेके जाते कि आज इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, आज इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो मैम को अच्छा लगता। तो यही यहां पर काम आता है बेटा, रिपोर्ट्स। क्या है, डिजाइन अ रिपोर्ट, इट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डेटा इन अ प्रिंटेड फॉर्मेट। क्लियर हो गया बेटा, डन है, ताकि इजीली हम लोग उसको मैनेज कर पाए ज्यादा से ज्यादा टेबल्स को। मुझे लगता है बहुत इजीली हम लोग समझा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेटाबेस सर्वर। हमने यहाँ पे 4 तरीके के पढ़ लिए, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये क्या थे हमारे टेबल्स, उसके फीचर्स से डेटाबेस के। अब यहाँ पर एक बात बोल रही है, डेटाबेस सर्वर। ये मैंने यहाँ पे 2-3 लाइन इसलिए ली है क्योंकि मैंने लाइव क्विज में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो डेटाबेस सर्वर है वो कौन से पोर्शन पे काम करता है, बैकएंड पे या फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पर आंसर था बैकएंड। वहीं यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं कि द टर्म डेटाबेस सर्वर में रेफर टू बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रन अ डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। अ सॉफ्टवेयर, अ डेटाबेस सर्वर इज द बैकएंड पोर्शन ऑफ अ डेटाबेस एप्लीकेशन फॉलोइंग द ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल। यानी कि यहां पर ये बताता है कि जो डेटाबेस सर्वर है, यानी कि सारा का सारा डेटा स्टोर कहां पर हो रहा है, उस पर्टिकुलर सर्वर पे। तो वो सर्वर क्या काम कर रहा है, बैकएंड पे काम कर रहा है, पीछे काम कर रहा है। अगर कोई गलती होगी तो आप उस डीबीए को या उस प्रोग्रामर को पकड़ोगे, उस सर्वर को नहीं पकड़ सकते। सर्वर को थोड़ी बोलोगे भाई तूने ये क्या कर दिया, सर्वर तो बैकएंड पे है भाई, वो पीछे है, वो डेटा अपना स्टोर कर रहा है। उसका काम सिर्फ इतना है, जो तुम्हारा यूजर कहेगा, जो तुम्हारा जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो कहेगा, या फिर तुम्हारा जो डीबीए कहेगा उस पर ही काम करेगा, वो उसकी कोई गलती नहीं है। क्लियर है।
तो ये बैकएंड पे काम करता है एज अ बैकएंड सर्वर। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ फटाफट से। ये सेशन हो गया करीबन 18 से 19 मिनट का, तो हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो भी हमने अभी तक पढ़े उसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। क्लियर? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि डेटाबेस हैव द एबिलिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट, इजी अपडेट, शॉर्ट क्वेरी, प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स, या फिर स्पेल चेक, परफॉर्म कैलकुलेशन, लाइब्रेरी ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन या एप्लीकेशन, या फिर रोटेट इमेजेस, कॉपी पेस्ट एंड फिल स्केल। तो यार हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि डेटाबेस क्या होता है, तो हम लोग इसको बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला तो यार ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कोई इमेजेस को रोटेट या कॉपी पेस्ट तो नहीं करता है। स्पेल चेक भी नहीं करता है यार, वो चेकिंग तो करता ही नहीं है स्पेल, या वो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म तो करता ही नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। जब ये दोनों हट गए तो ये तो बिल्कुल ही पहले से हट गया। अब बचा क्या? स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। यस, हमने यहाँ पर देखा था कि डेटा को अपडेट करता है, डेटा को सॉर्ट करता है अकॉर्डिंगली कंडीशंस के हिसाब से, फॉर्म्स बनाता है और रिपोर्ट को जनरेट करता है। सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। बताइए, डेटाबेस का कौन सा एग्जांपल यहाँ पर नहीं है? कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम है, बिल्कुल है यार, कस्टमर को पूरा मैनेज करना पड़ता है ना। एक यहाँ पर मान के चलो कोई एक रिपोर्ट है, एक ये पूरा का पूरा एक डेटाबेस है जिसके अंदर ये लिखा है कि भाई आज ये डेट है, ठीक है जी, और डेट में ये कस्टमर आया, कस्टमर का नेम, उसने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा, उसका क्या प्राइस था, ये सब क्या है? ये सब डेटाबेस ही तो है, तो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। नेक्स्ट क्या है? ये तो सही है, न्यूमेरिक कैलकुलेटर, इसको देखते हैं अभी। एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट, बिल्कुल ये भी ऐसा ही है यार, एम्प्लॉइज की पूरी डिटेल रखना, उनकी सैलरीज की डिटेल रखना, कितनी सैलरी है, कब देनी है, उनका इंक्रीमेंट कब होगा, ये सारी चीजें क्या है? एम्प्लॉय के पेरोल मैनेजमेंट में आती है, यानी कि डेटाबेस होता है, तो बिल्कुल ये भी डेटाबेस का पार्ट है। क्रॉस नोट गेम, क्रॉस नोट गेम आपने जरूर खेली होगी, तो ये भी डेफिनेटली डेटाबेस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पता चलता है कि भाई कौन कब जीत रहा है, कितने गेम्स में जीत रहा है और किस किस पार्ट पे जीत रहा है। अब बचा क्या? बचा सिर्फ न्यूमेरिक कैलकुलेटर। तो यस, बिल्कुल न्यूमेरिक कैलकुलेटर डेटाबेस नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये नंबर्स को कैलकुलेट कर रहा है, ये किसी डेटाबेस को कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर को कैलकुलेट कर रहा है। डेटाबेस का क्या मतलब है? डेटाबेस का मतलब है कि सारी की सारी चीजें, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, चाहे वो डेट या टाइम हो, कुछ भी हो, अल्फाबेट्स हो, वो सारे के सारी चीजों को डेटाबेस मानता है। हम इसलिए इसको डेटाबेस नहीं मान रहे हैं। समझ आ गई बेटा? तो कई बच्चे क्रॉस नोट गेम पे कर देंगे, क्लिक नहीं करना है उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस। हमने डेटाबेस के कंपोनेंट्स पढ़े थे। कौन कौन से डेटाबेस के कंपोनेंट थे बताइए जल्दी से? टेबल था, क्वेरीज थे, फॉर्म्स थे, फॉर्मूला बार था क्या? नहीं, फॉर्मूला बार तो नहीं था, तो फॉर्मूला बार इज नॉट, मतलब करेक्ट आंसर नहीं है इसका। करेक्ट आंसर इसका है क्योंकि यहां पर बोल रहा है इज नॉट अ कंपोनेंट। ठीक है बच्चा, तो कंपोनेंट तो नहीं है डेटाबेस का, तो इसलिए हमने यहां पे आंसर दे दिया। फोर्थ वाला कौन सा था? रिपोर्ट्स, टेबल, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फॉर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फॉर्म? फॉर्म हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या था फॉर्म? फॉर्म वो था जो बड़ा अच्छा सा लगता है, डिजाइन वे में होता है, देखने में अच्छा लगता है और उससे डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो क्या बोल रहा है? अ फॉर्म फिल्टर डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया। अ फॉर्म समराइजेज एंड प्रिंट डेटा। जहां पे ये प्रिंट डेटा की बात आ रही है वो कौन सी थी? वो कौन सा था भाई? बताओ जल्दी से, बताओ शाबाश। वो था भाई आपका रिपोर्ट्स। जो भी डेटा को रिपोर्ट प्रिंट कर लेता है वो कौन होता है? रिपोर्ट होता है। फिल्टर डेटा कौन है? फिल्टर डेटा कहाँ होता है? टेबल में, तो फिल्टर डेटा वाला टेबल हो गया। मगर यहाँ क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब अ फॉर्म, तो ये तो बचा ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा? यस, फॉर्म अनेबल्स पीपल टू एंटर और व्यू डेटा इन अ डेटाबेस इजीली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स, रिकॉर्ड्स, टेबल्स या फील्ड। बताइए भाई, रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मतलब सिंपल सा यार ये होता है कि ये एक टेबल है, इस टेबल के बीच में एक रिलेशन है, रोज एंड कॉलम का रिलेशन है। तो यहां पर क्या है आंसर? अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। नहीं यार, खाली एट्रीब्यूट तो नहीं है। रिकॉर्ड्स नहीं, खाली रिकॉर्ड तो नहीं है। फील्ड्स नहीं, खाली फील्ड्स तो नहीं है, क्योंकि देखो फील्ड्स क्या है? फील्ड ये है, ये सब फील्ड है। रिकॉर्ड्स क्या है? ये है। एट्रीब्यूट्स क्या है? ये हैं, जो भी कॉलम्स हैं। तो यार हम तो ये कह रहे हैं कि रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ होल टेबल। भाई जितना भी टेबल है उन सब का डेटा, उन सब का रिलेशन ही तो है ये, तो इसीलिए यहां पे बोला जाएगा रिलेशनल डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। अ टपल इन RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमने बात करी इज रेफर टू रिकॉर्ड, टेबल, फील्ड या की। बताइए भाई, हमने आपको बताया था कि टपल को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। टपल को जाना जाता है रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है बच्चा, क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट चले, आगे चलते हैं। चलिए
चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं डीबीएमएस के ऊपर। अब आपको ये समझना है कि डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है बेसिकली। इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, बट मैं आपसे ये बोलूँगा कि पहले जितनी भी हमने अभी चीज़ें पढ़ी इसको जल्दी से फटाफट से रिवाइज कर लीजिए क्विकली, ताकि हम लोग इसको आगे और अच्छे से पढ़ पाए। अब देखो, मैंने तुम्हें ये बताया था कि डेटा होता है, ठीक है। डेटा को हमने कहीं ना कहीं जो डेटा है उसको हमने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने पे वो क्या बन गया, डेटाबेस बन गया। फिर हमने उस डेटाबेस को मैनेज करना स्टार्ट किया। मैनेज करना हमने कैसे बोला था स्टार्ट किया, चाहे माई एसक्यूएल प्रोग्राम हो, इंग्रेस हो, एमएस एक्सेस हो, ये सब कौन है, ये सब सॉफ्टवेयर्स है ना जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो उस मैनेजमेंट को ही तो बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोल रहा है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट एनेबल यूजर्स टू क्रिएट, मेंटेन डेटाबेस एंड कंट्रोल ऑल द एक्सेस ऑफ डेटाबेस। इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। मैंने बताया था कि आपको जो किराने वाला है, जो केमिस्ट वाला है, वो जो किताब लेके बैठा है, उसके लिए डीबीएमएस है, क्योंकि उसी में से सब उसे समझ आ रहा है भाई क्या करना है। बट अगर हम ऑनलाइन लैंग्वेज में आ जाते हैं तो ऑनलाइन लैंग्वेज का मतलब ये है कि जितना भी रिकॉर्ड है, जितना भी डेटा है, उन सबको जो हमने कलेक्ट कर लिया तो उसके डेटाबेस को मैनेज करने को हम बोलते हैं डीबीएमएस। द प्राइमरी गोल ऑफ द डीबीएमएस इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू यूजर्स टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट यूजर। यानी कि वो ये चाहता है कि भाई जब यूजर इसको यूज करे, इस पर्टिकुलर डीबीएमएस को, इस सॉफ्टवेयर को, तो उसको वो डेटा, मनचाहा डेटा जो वो चाहता है वो मिल पाए, है ना। जैसे मैं ये चाहता हूं फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर क्लास में 10th क्लास के टर्म 2 में इंग्लिश में 90% से ऊपर कितने बच्चों के आए, तो मैं उसको कमांड दूंगा, उसको पूरा का पूरा स्टेटमेंट दूंगा और वो उसको निकाल के देगा मुझे डेटा को। आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं कि कैसे कमांड दी जाती है। तो यहीं पर मैंने आपको एग्जाम्पल की तरफ से भी समझाया है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये यूजर है, ठीक है, ये यूजर्स हैं, ये हमें मान के चलिए हमें क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट करनी है। हमें किसको रिक्वेस्ट करनी है भाई, इस पर्टिकुलर डीबीएमएस के अंदर। ये डीबीएमएस कौन है, ये डीबीएमएस एमएस एक्सेस हो सकता है, इंग्रेस हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है, ऑफिस बेस हो सकता है। ये सब के सब आपके कौन हो गए, डीबीएमएस हो गए, राइट। अब डीबीएमएस के जब वो डेटाबेस को क्या करेगा, अब वो डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस में क्यों जाएगा, क्योंकि यहीं पर तो सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है, जितना भी कलेक्शन है, जितना भी पूल है, वो सारा का सारा डेटा कहां पड़ा है भाई, डेटाबेस के अंदर। अब जब डेटाबेस में वो देख लेगा कि डेटा है, अब वो दोबारा से वापस जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में और डीबीएमएस उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो डीबीएमएस क्या काम कर रहा है, डीबीएमएस आपका यहां पर ना एक एज अ मिडलमैन काम कर रहा है। और डेटाबेस क्या कर रहा है, मैंने बताया था आपको, डेटाबेस सर्वर कौन है, बैकएंड पे काम कर रहा है पीछे पीछे। और ये डीबीएमएस कौन है, जो आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे देता है आपकी डिमांड के ऊपर। यानी कि आपने जो रिक्वेस्ट किया वो करा। जैसे भाई तुम लोगों ने डिमांड किया कि हम लोगों के लिए एसएसटी के सैंपल पेपर लेकर आओ, एसएसटी के सेशन लेकर आओ, हम लोग एसएसटी के सेशन लेकर आए। तुम लोगों ने कहा इंग्लिश के लेकर आओ, हिंदी के लेकर आओ, हम लोग वो लेकर आए। तुम लोगों ने कहा आईटी के लेकर आओ, हम लोग आईटी के लेकर आए। अब तुम लोग एक और चीज बोल रहे हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो देखते हैं उसके लिए भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, बट ऐसा कुछ करेंगे भाई कि तुम लोग पहले सपोर्ट करोगे, तगड़े वाला सपोर्ट। कैसे करना है भाइयों, तुम लोगों को सिर्फ लाइक करना है यार इस वीडियो को, शेयर करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट से क्विकली। देखिए भाई नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम डीबीएमएस के आगे चलते हैं और रिलेशनल डीबीएमएस की बात करते हैं। क्या है रिलेशनल डीबीएमएस, डीबीएमएस का समझ आ गया, डेटाबेस को मैनेज करना। अब जब भाई अलग अलग टेबल्स को हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं तो उसका रिलेशन बनता है, उस रिलेशन को बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस दैट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। रिलेशन का मतलब टेबल होता है, ये मान के चलो, है ना। ये जो टेबल है ना पूरा का पूरा, ये जो टेबल है यहाँ पर, जो ये टेबल बनता है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा रिलेशन ही है आपस में। ये सारा का सारा आपस में रिलेशन है, जितने भी कॉलम्स है, जितने भी फील्ड है, वो आपस में रिलेट कर रही हैं क्योंकि वो लिंक है वहां पे आपस में। रिलेशनल डेटाबेसेस आर पावरफुल, सो दे रिक्वायर फ्यू assumption अबाउट हाउ डेटा इज related और हाउ डेटा विल बी एक्सट्रैक्टेड। The important feature of relational database system is that a single database can be spread across several table। यहाँ पर ये चीज एक अच्छी हमने आपको बताई पहले भी कि जो MS Excel है वो वहां पर क्या कर रहा है कि एक ही डेटाबेस में काम कर रहा है, यानी कि एक ही टेबल पे काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कुछ हमने आपको दिए हुए हैं, जैसे कि बेस है, हमने बेस यूज कर रखा है। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट जो बेस है, सॉरी जो ऑफिस है बेस है, वो उसकी हम आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाएं। बाकी बहुत सारे हैं, एमएस एक्सेस है, अब माई एसक्यूएल है, इन सब की प्रिपरेशन आप देख सकते हैं। जो भी आपके सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उससे आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस डीबीएमएस के फायदे क्या है। भाई देखो मैंने आपको बताया ना कि वो जो केमिस्ट वाला किताब लेके बैठा है ना, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। अगर हमने डीबीएमएस बना लिया, एक बढ़िया सा ऑनलाइन सिस्टम बना लिया, तो उसको क्या क्या फायदे होंगे, हमें क्या क्या फायदे होंगे जब डेटा हमको एक्सट्रैक्ट करेंगे या डेटा देखेंगे। तो सबसे बड़ा पहला जो फायदा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा, वो ये होगा कि डेटा रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी।
मैंने आपको जस्ट अभी अभी एक बड़े प्यारे एग्जाम्पल से समझाया भी था, हमने आपको एक बड़े प्यारे एग्जाम्पल से समझाया भी था कि जब प्रिंसिपल ने बुलाया उस पर्टिकुलर रवि बच्चे को तो दो दो रवि थे वहां पर, बट अगर रोल नंबर वहां पे गाइड हो गया होता तो क्या होता, कंफ्यूजन नहीं होती। तो जब हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं दोस्तों, तो हम वहां पर एक यूनिक आईडी देते हैं, हम वहां पर एक कॉलम्स को इस तरीके से बनाते हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे, ताकि कोई भी डेटा खराब ना हो और अच्छे से उसकी इंफॉर्मेशन निकल पाए। तो यहाँ पर क्या है, उस डेटा को वो रिड्यूस करता है। कौन से डेटा को? जो रिडंडेंट होता है। रिडंडेंट मतलब डुप्लीकेट होता है, तो डुप्लीकेट डेटा को यहाँ पर हम रिडंडेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी या फिर डेटा इनकंसिस्टेंसी को कम करना। सिंपल है यार, जब डेटा हमारा बढ़िया निकलेगा, बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा, तो कोई गलती होगी ही नहीं। तो यहीं पर ये बात कर रहा है, जब डेटा रिडंडेंसी कम हो गई, यानी कि डेटा रिडंडेंट हुआ ही नहीं, डेटा डुप्लीकेट ही नहीं हुआ, तो अब क्या होगा कि जो इनकंसिस्टेंसी है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि डेटा बिल्कुल कंसिस्टेंट निकलेगा। या फिर बात करें कि डेटा जो इंटीग्रिटी होगी उसकी, वो एकदम बढ़िया होगी। तो यहां पर ये बात कर रहा है कि एकदम परफेक्ट चीजें आपको ये बता रहा है, कोई भी गलती इसमें नहीं बनती है। नेक्स्ट बात करें डेटा शेयरिंग। अब देखो, आप बात समझो, मैं बार बार आपको क्यों एग्जांपल दे रहा हूं ऑफलाइन के ऑनलाइन के साथ साथ। अब वो ऑफलाइन एक किताब है जो केमिस्ट वाला लेके बैठा है, अब मान के चलो वो डेटा शेयर अगर किसी को करना है, उसकी कोई और ब्रांच है किसी और, वो दिल्ली में है, उसके मान के चलो इलाहाबाद में एक ब्रांच है, तो वो इलाहाबाद में कैसे भेजेगा भाई? उसकी फोटो थोड़ी भेजेगा हर बार, है ना? अगर हम ऑनलाइन थोड़ा सा यूज कर लें, या वो किताब देने थोड़ी जाएगा बार बार उसको इलाहाबाद में, जो उसका दोस्त है या पार्टनर है। तो यहाँ पे डेटा शेयरिंग जो है बड़ी मुश्किल है, बट डीबीएमएस के अंदर डेटा शेयरिंग बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि 24/7 हर टाइम में डेटा जो है वो अवेलेबल है, कभी भी उसको वो किसी भी यूजर के साथ उसको शेयर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? डेटा सिक्योरिटी। डेफिनेटली डेटा सिक्योर यहाँ पे हो सकता है, जो डेटा की फाइल्स हैं वो प्राइवेटली सिक्योर हो सकती हैं। आप अगर चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो डेटा ओपन हो, या उनकी मेल आईडी से ही ओपन हो, तो उन्हीं के लॉगिन से वो ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं कि डेटा जो है वो मैं एक्सेस सबके लिए करवा दूं पब्लिकली, तो वो आपकी मर्जी है। तो डेटा सिक्योरिटी यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपका डेटा फुली सिक्योर्ड है उस सर्वर पे। नेक्स्ट क्या है? बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप एंड रिकवरी का मतलब क्या है? अगर मेरा डेटा खो गया तो भाई उसको रिकवर कौन करेगा? तो यहां पर आपको डीबीएमएस जो है, ऑनलाइन डीबीएमएस जो है, वो ये बात करता है कि यार आप टेंशन मत लो, आपका जो डेटा है उसको हम प्रॉपरली बैकअप लेके रखते हैं। अगर आपका डेटा कभी ना कभी डिलीट हो गया आपसे, या आपने कुछ भी गलती हो गई, तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। अब यहां पर वो किताब लेके बाहर कोई भाग गया, कस्टमर आया किताब लेके भाग गया केमिस्ट वाले की, तो क्या होगा भाई? रिकवर तो होगा नहीं। तो यही यहां पर एग्जांपल है। नेक्स्ट क्या है? एनफोर्स स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स का मतलब दोस्तों यहां पर ये है, लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो यार देखो, कभी भी आपको अगर कोई भी टेबल सेट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे मान के चलिए ये टेबल्स है, ठीक है, ये टेबल है एक। अब इस टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर देना है, ठीक है, सीरियल नंबर देना। अब ये जो रिकॉर्ड्स है, यानी कि ये जो फील्ड्स है, बेसिकली ये जो अंदर डेटा है ना, जो भी इसके अंदर जो भी डेटा आएगा, ये डेटा किस तरीके का होगा? अब जैसे सीरियल नंबर है, आपने कभी देखा है सीरियल नंबर में ABCD लिखा हो? नहीं लिखा होगा यार, सीरियल नंबर तो सीरियल नंबर ही है, 1 2 3 4 5 ही आएगा। तो मुझे वहां पर एक स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा, एक डेटा टाइप लगाना पड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कितने तरीके के डेटा टाइप होते हैं, इसी सेशन में हम आगे बात करेंगे। तो जब डेटा टाइप अलग अलग तरीके के होते हैं, तो अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सेट करे गए हैं। तो डीबीएमएस जो है उनको एनफोर्स करता है, यानी कि उन स्टैंडर्ड्स को बताता है, ताकि आप उनको अच्छे से लगाएं और आपको डेटा भी एक्यूरेट मिले। अब मान के चलिए आपने डेट एंड टाइम वाला कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, और आप वहां पर क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट डाल रहे हैं, तो डलेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा? वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा भाई ये एरर आ रहा है यहाँ पे। तो जब डेट एंड टाइम वाला कॉलम है, तो वहां पे डेट एंड टाइम ही डालिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिए सारे के सारे, इसके एग्जाम्पल मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी है पूरी, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेज के ऊपर। अब कुछ एडवांटेज है तो थोड़ी थोड़ी डिसएडवांटेज होगी। क्या डिसएडवांटेज होगी? आप ये मान लीजिए कि यार एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा आपको, एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस को मैनेज करना पड़ेगा, कॉस्टली भी होगा। आपको एक मैनेज करने के लिए प्रॉपर मैन पावर भी चाहिए होगी, कोई ना कोई एक ऐसा प्रोफेशनल बंदा चाहिए होगा ना यार डीबीएमएस को मैनेज करने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आप दुकान में बैठे और आप भी डीबीएमएस मैनेज कर रहे हो और दुकान पे सेल्स भी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर मैन पावर चाहिए होगी, उसके लिए खर्चा होगा। तो यही यहाँ पर बात है। क्या है? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर आपको लेने पड़ेंगे, इसके लिए सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, उनके लाइसेंस लेने पड़ेंगे, उसकी कॉस्टिंग आएगी। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब भाई तुम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोगों को पढ़ाई में ये समझ नहीं आ रहा है, सोचो तो जब तुम लोग एक्चुअल में डीबीएमएस को फॉलो करोगे या डीबीएमएस को सॉफ्टवेयर को चलाओगे तो कैसे चला पाओगे विदाउट एनी नॉलेज? तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए, तभी उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है? डेटाबेस फेलियर्स। कभी ऐसा हो गया भाई साहब डेटाबेस में प्रॉब्लम आ गई है ना,
मतलब पावर कट हो गया, कुछ भी हो गया व्हाटएवर, और आप उसको रिकवर नहीं कर पाए, तो क्या हुआ प्रॉब्लम भाई, डेटाबेस फेलियर हो गया। और डेटाबेस जब फेल हो गया तो आपका सारा का सारा डेटा खराब हो गया। आपका सीनियर जो है वो चिल्ला रहा है कि मुझे डेटा दो, डेटा दो, डेटा दो, मुझे पूरा का पूरा, आगे मीटिंग है मेरी, आप मुझे रिपोर्ट दो, और आपके पास कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि वो फेल हो चुका है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो डेटा खत्म हो चुका है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोअर एफिशिएंसी। लोअर एफिशिएंसी से कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है तो वो एफिशिएंट इतना नहीं होगा। और आजकल यार आप अगर देखोगे ना, देखो तुम लोगों के लिए मैं ये समझ सकता हूं कि तुम लोगों के लिए ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों इतना ज्यादा बोरिंग है, या क्यों तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि रीजन ये है कि बहुत ही कम लोग हैं जो बेसिकली इस फील्ड में जाना चाहते हैं, राइट, मतलब कंप्यूटर साइंस में या डेवलपिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। उनके लिए तो भाई ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, उन्होंने तो यार प्रैक्टिस कर रखी है, तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर ही नहीं रखी बिल्कुल भी, तो भाई 100% यहाँ पे चीजें खराब ही होनी है। और आजकल आने वाले टाइम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तुम लोगों को, भाई तुम लोग ये कहते हो कि यार मुझे क्यों एक प्रॉपरली इस पर्टिकुलर टेबल के लिए एक कमांड देनी है, हर एक रो के लिए एक कमांड देनी है, क्यों करूं यार, मैं सिंपली लिख लेता हूं ना, हो जाएगा काम। तो इसीलिए तुम लोग वहां पर क्या हो जाते हो, एफिशिएंट कम हो जाते हो, यानी कि तुम्हारी एफिशिएंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहां पर इसी की यहां पर इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहां पर आपको दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, डेटा शेयरिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिंगल, ये मैंने आपको बता दिया, डेटा इनकंसिस्टेंसी बता दिया, डेटा रिडंडेंसी भी बता दिया, और ये भी बता दिया कि डेटा रिडंडेंसी जो है लीड्स टू डेटा इनकंसिस्टेंसी। ये देख लेना याद से, एक नंबर का पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डेटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मैंने आपको जस्ट अभी भी बताया था ना कि डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है एडवांटेजेस के अंदर, तो उसी के कुछ 4 पार्ट्स हैं यहां पर, वो कवर करते हैं कि बेसिकली किस तरीके की डेटा इंटीग्रिटी होती है। डेटा इंटीग्रिटी क्या करता है भाई, इंश्योर करता है एक्यूरेसी को, डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है आपकी रिलायबिलिटी को, यानी कि आपके डेटा की रिलायबिलिटी को और कंसिस्टेंसी को। भाई डेटा खराब ना हो, डेटा डुप्लीकेट ना हो, डेटा गलत ना हो, उसको वो क्या करता है, मतलब मेजर करता है, आप ये समझ लीजिए, उसको वो आप इंश्योर करता है, ठीक है। तो इसीलिए वो एक्यूरेट करता है। तो क्या क्या है, एंटिटी इंटीग्रिटी सबसे पहला है, इट डिफाइंस द प्राइमरी की ऑफ अ टेबल। एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब यहां पर आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि वो ये बताता है कि भाई तुमने टेंशन मत लो, तुम्हारा जो कॉलम है, तुम्हारी जो फील्ड है ना, वो बिल्कुल सेट है, मैंने सेट कर दी है, उसमें कोई भी ना ब्लैंक वैल्यू नहीं होगी, उसमें एक प्राइमरी की लगी होगी, वो हम आगे ना अभी पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है प्राइमरी की, क्या होता है फॉरेन की, वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी ये बताता है कि भाई तुम्हारा किस तरीके का डेटा टाइप है, किस तरीके का डेटा है कॉलम के अंदर, ये सारी चीजें कौन करता है, डोमेन करता है, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है आप लोगों से कि व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है भाई, वो ये होती है जो आपके फॉरेन की कंसेप्ट्स को रिलेट करती है। फॉरेन की प्राइमरी की क्या होता है, हम इसके जस्ट आफ्टर द सेशन पढ़ने वाले हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आप ये समझ लीजिए कि वो क्या इंश्योर करता है, वो ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस, यानी कि आपने अगर कोई भी चेंज किया टेबल के अंदर तो वो पहले भी सही था और अब भी सही है, ऐसा नहीं है कि रास्ते में बिगड़ गया, समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो आप जब प्रोसेस कर रहे हैं कमांड्स को, तो वो इंश्योर करता है कि आपने जो कमांड दी वो सही दी पहली बात तो, और फिर जब कमांड देने के बाद जो रिजल्ट आया एंड यूजर के पास वो भी सही आया। तो ये कौन करता है, आरआई करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी कौन होता है भाई, यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी वो होता है जो कौन होता है, जैसे लिखा है यहाँ पे, देयर इज सम बिजनेस रिक्वायरमेंट व्हिच डू नॉट फिट एनी अबव डेटा इंटीग्रिटी देन यूजर कैन क्रिएट ओन इंटीग्रिटी। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि यार मेरे ना ये वाले इंटीग्रिटी जो है वो काम की नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मुझे ना डेटा इतना एक्यूरेट चाहिए, इतना ये चाहिए, ऐसे चाहिए, तो मैं अपना खुद का एक इंटीग्रिटी बना सकता हूं, खुद की और इंटीग्रिटी बना सकता हूं। यही यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि यूजर जो है वो अपनी इंटीग्रिटी खुद डिफाइन कर सकता है कि उसको किस तरीके का इंटीग्रिटी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं की फील्ड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे आपका जो कंसेप्ट है ना प्रैक्टिकल नॉलेज का, यहां से आपको कंसेप्ट दोस्तों मिलने लग जाएगा। की फील्ड क्या होते हैं, बेसिकली की फील्ड यार आप ये समझ के चलिए कि जो रोज एंड कॉलम्स है, उनका जो डेटा है, उनकी जो जगह है, उसको की फील्ड बोला जाता है। द की इज डिफाइंड एज द कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम ऑफ द डेटाबेस टेबल विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली। यानी कि आप मान के चलिए, जैसे मैंने आपको बताया ना प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब कीज के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो की है वो आपको ये बताती है कि डेटा जो है वो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है, यानी कि अगर आपको चाहिए कि डेटा आपका यूनिकली आइडेंटिफाई हो तो आपको पर्टिकुलर की को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। इफ अ टेबल हैज आईडी, नेम एंड एड्रेस एज द कॉलम नेम्स देन ईच वन इज नोन एज द की फॉर दैट टेबल। द की फील्ड इज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ईच रिकॉर्ड। की फील्ड जो है वो कौन है, वो यूनिक आइडेंटिफायर है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का।
अब देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ, जैसे इन स्टूडेंट टेबल यू कुड यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, ठीक है, और परहैप्स लास्ट नेम फर्स्ट नेम टू एंश्योर यू टू आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट यूनिकली। जैसे मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मान के चलो ये एक टेबल है, ठीक है, यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल है और यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिया हुआ है या रोल नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टूडेंट का फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक की होगी पर्टिकुलर जो लगी होगी, जो आइडेंटिफाई करेगी डेटा को। जैसे अभी हमने देखा था ना कि भाई रोल नंबर के केस में हमने देखा था कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है आपको की को, तो यहाँ पर ये भी कोई की होगी, ये सब जो कॉलम्स है यहाँ पर भी एक की लगी होगी, तो वो कीज के बारे में हम लोग यहाँ पर आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा। यूनिकली आइडेंटिफाई होना है, ये ध्यान रखना है हमें। देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, यहाँ पर आगे एग्जांपल भी आ गया आपके सामने कि ये जो रोल नंबर है ये कौन सी की है, ठीक है, ये जो आगे वाली कीज है ये कौन सी कीज है, इसको हम अभी देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ की फील्ड में प्राइमरी की क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल आराम से समझ के चलिएगा कि प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की मैंने आपको बताया कि डेटा को इंटीग्रेट करता है, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमने सबसे पहला, आप ये समझ लो सबसे पहली जो की होगी ना वो जनरली प्राइमरी होगी। क्यों? क्योंकि वहीं से ना डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी कि वहीं से डेटा ना बन रहा होगा। जैसे रोल नंबर हो गया, सीरियल नंबर हो गया, कोई भी कस्टमर की आईडी हो गई, एम्प्लॉय की कोई भी आईडी हो गई, कोई भी बुक है उसकी आईडी हो गई, तो जो भी आईडीज या रोल नंबर्स के हिसाब से होता है, जो पहला की होगा जो यूनिक होगा। अब जैसे मेरा नाम है तरनदीप, तो तरनदीप तो बहुत सारे बच्चों के नाम होंगे, तरनदीप सिंह भी बहुत सारे बच्चों के नाम होंगे, तरनदीप सिंह दिल्ली में रहता है, ये भी बहुत सारे लोगों का होगा, मगर तरनदीप सिंह के पास एक यूनिक आईडी है, यूनिक आधार कार्ड नंबर है, ये यूनिक है, यूनिक मोबाइल नंबर है, ये यूनिक है, यूनिक आप कह लीजिए और क्या कह सकते हैं, मतलब ये मान लीजिए मोबाइल नंबर है, रोल नंबर है, या मेरा कोई एडमिशन नंबर है कहीं कॉलेज में या स्कूल में, तो वो रोल नंबर यूनिक हो गया। तो यूनिक कौन है यहाँ पे? प्राइमरी की। द प्राइमरी की अ फील्ड और अ सेट ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज नोन एज प्राइमरी की। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको कि प्राइमरी की क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है कि प्राइमरी की क्या है। अ फील्ड और अ सेट ऑफ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल इज नोन एज अ प्राइमरी की। Each relation has at least one column for which each row that must have a unique value. Clear? Only one column attribute can be defined as a primary key. अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बनाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको एक टेबल बना के दिया। इस टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे आपको ये रोल नंबर दे दिया। या मैं एक बताऊं आपको बात, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, स्टैंडर्ड दे दिया और सेक्शन दे दिया। अब ये जो रोल नंबर है ये आपका प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। भाई नेम तो रिपीट हो सकता है, स्टैंडर्ड रिपीट हो सकता है, सेक्शन रिपीट हो सकता है, बट जो रोल नंबर है वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो रोल नंबर यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों? प्राइमरी की बन गया। अब रोल नंबर जो प्राइमरी की है उनके कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ रूल आप मान लीजिए वो होते हैं जो वो नहीं, अगर आप तोड़ेंगे तो प्राइमरी की नहीं होगी। पहली बात तो ये कि प्राइमरी की जो है वो हर कॉलम मतलब पूरे टेबल में एक ही होगी, यानी कि एक ही कॉलम में होगी। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ये प्राइमरी की है। दूसरा, यहाँ पर ये बोला जाता है कि प्राइमरी की जो है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। नल मतलब जीरो नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती। अगर भाई ये खाली हो गई और कोई और रवि आ गया वहां पे, तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी ना भाई, क्योंकि जब आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे डेटा को, तो आप इसको ब्लैंक कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप इस प्राइमरी की वाले कॉलम को कभी भी ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यानी कि इस डेटा को हमेशा ये डेटा फिल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। यही यहाँ पर लिखा हुआ देखो, इट डज नॉट अलाउ नल वैल्यूज, इट हैज अ यूनिक इंडेक्स, इट अलाउज नंबर्स एंड टेक्स्ट बोथ। ठीक है, नंबर भी हो सकता है ना, टेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताऊं कि भाई ये रोल नंबर लिखा है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कर जाता हूँ कि 1920 डी, ठीक है, 2020 E, 2122 F, है ना, 2223 G। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी यहां पर जो टेक्स्ट है वो दे सकता हूं, कोई भी नंबर दे सकता हूं। क्लियर है ना? इस तरीके से है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? In the student table, student ID works as a primary key because it contains ID which are unique. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। Then नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि डेटा कैन नॉट बी प्राइमरी की। पर्टिकुलर कोई भी डेटा जो है ना वो प्राइमरी की नहीं होता। ठीक है, पूरा का पूरा कॉलम जो है दैट इज प्राइमरी की। चलिए बात करते हैं सेकंड की। प्राइमरी की हमने देखी, प्राइमरी की क्या है भाई? जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है कोई भी पर्टिकुलर कॉलम को, ठीक है, वो होती है प्राइमरी की। अब कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की भाई वो है जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या तो प्राइमरी की के साथ साथ जो भी और अलग अलग कॉलम्स हैं उनकी। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बात करूं कि प्राइमरी की तो हो गई आपकी ये वाली,
ठीक है। प्राइमरी की कौन सी हो गई दोस्तों? प्राइमरी की आपकी हो गई जो रोल नंबर वाली है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है डेटा को। अब प्राइमरी के साथ अगर मैंने रोल नंबर को भी ऐड कर दिया, यानी कि इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये दोनों जो बन जाएंगे कॉलम वो क्या बन जाएंगे, और ये कौन सी की मैं यहां पे लगा सकता हूं, कंपोजिट की या फिर कैंडिडेट की आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से ना फिर डेटा जो है मैं एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा प्रॉपरली। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहां पे प्राइमरी की जब यूज करी थी तो मैं ये बोल सकता था कि मेरा 20 नंबर रोल नंबर वाला जो बच्चा है उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर दो। क्लियर है? अब मैं अगर ये बोलता हूं कि 21 नंबर वाला डेटा जो रवि नाम से है उसको एक्सट्रैक्ट कर दो, तो डेटा निकल सकता है ना। तो इसकी की को क्या बोलते हैं भाई? कंपोजिट की या फिर कैंडिडेट की। क्लियर हो गया बेटा आपको? बहुत सिंपल। प्राइमरी की का मतलब क्या है? जब मैंने सिर्फ एक कॉलम को यूज किया, और कंपोजिट की या कैंडिडेट की का क्या काम है? जब मैंने दो से ज्यादा कॉलम को यूज किया, एक से ज्यादा कॉलम को यूज किया। अब मैं एक और चीज यहां पे यूज कर सकता हूं। क्या? मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 22 नंबर रोल नंबर जो बच्चा है जिसका नाम संजय है, पता करो वो कौन सी क्लास में है और कौन से सेक्शन में है। तो ये क्या बन गया दोबारा से? अगेन कंपोजिट की बन गया या फिर कैंडिडेट की बन गया। क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्या है हमारा? फॉरेन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की का मतलब ये होता है यहां पर कि जो रिलेट करता है प्राइमरी की के साथ, यानी कि एक आपको यहां पर एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। ये एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है कि स्टूडेंट आईडी दी हुई है, फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है, कोर्स की आईडी दे रखी है, कोर्स की यहां पे मैंने आपको आईडी दे रखी है। फिर मैंने आपको एक और टेबल दिया हुआ है। यहां पे ना दो तरीके के टेबल है बच्चा, यहां पर दो तरीके के टेबल है। एक टेबल है स्टूडेंट टेबल और एक टेबल है कोर्स टेबल। ठीक है? तो यहां पर स्टूडेंट टेबल में 4 कॉलम्स हैं, 4 एट्रीब्यूट्स हैं, 4 फील्ड्स हैं, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कोर्स आईडी। और यहां पर एक और कोर्स का टेबल है जिसमें कोर्स की आईडी है और उसका डिटेल है, यानी कि कोर्स का नेम क्या है। अब अगर मैं अपनी प्राइमरी की को, कौन सी प्राइमरी की है मेरी प्राइमरी की, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे प्राइमरी की अपनी कोर्स आईडी को दे रहा हूं। ठीक है? मैं यहां पर फॉर एग्जांपल अपनी प्राइमरी की जो है वो कोर्स आईडी को दे रहा हूं। तो कोर्स आईडी जो है वो जब किसी पर्टिकुलर के साथ चली जाती है, किसी और टेबल के साथ ऐड हो जाती है, तो वो बन जाती है फॉरेन की। क्या बन जाती है दोस्तों? फॉरेन की। जैसे स्टूडेंट कोर्स टेबल के अंदर यहां पे कोर्स आईडी जो है वो प्राइमरी की है। कोर्स आईडी कौन है? प्राइमरी की है, क्योंकि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है ये। अब जब कोर्स आईडी किसी के टेबल में, स्टूडेंट टेबल के दूसरे टेबल में चली जाती है, तो वो वहां पर क्या बन जाती है? फॉरेन की बन जाती है। क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? इसका रिलेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये टेबल में मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैंडिडेट की कौन सी होती है ना, फॉरेन की कौन सी होती है और प्राइमरी की कौन सी होती है। ठीक है? देखिए यहां पर अब पढ़ लेते हैं इसका थ्योरी। अ फील्ड ऑफ अ टेबल रिलेशन दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज रेफर्ड टू एज एन फॉरेन की। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो आंसर मैंने पूछा था सेशन के अंदर, और ये पूछा भी जा सकता है दोबारा। द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। दो टेबल को जब हम रिलेट कर पाते हैं आपस में प्राइमरी की के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन की। A table may have multiple foreign keys obviously and each foreign key can have a different reference table। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Foreign keys plays an essential role, ये मैंने आपको बता दिया। अब कोर्स आईडी कॉलम ऑफ स्टूडेंट, ये मैंने आपको यहां पर एग्जांपल के साथ समझा दिया कि ये एक टेबल था, पर्टिकुलर कोर्स का टेबल था, जिसके अंदर कोर्स आईडी जो थी वो प्राइमरी की ले ली थी मैंने, और जब मैंने इस कोर्स आईडी को किसी दूसरे टेबल के अंदर इंसर्ट किया तो यहां पर वो बन गई प्राइमरी। कौन सी है ये? फॉरेन की। कौन सी बन गई है? प्राइमरी की फॉरेन की, जो यूनिकली आइडेंटिफायर थी। याद रखना बच्चा कि यहां पर ऑलरेडी एक यूनिक आइडेंटिफायर है। कौन सा है यूनिक आइडेंटिफायर? स्टूडेंट आईडी। ये भी प्राइमरी की है यहाँ पे, बट मैंने क्या किया, जब इस प्राइमरी की को मैंने यहां पर कन्वर्ट किया, दूसरे टेबल में इंसर्ट किया, तो वो बन गई फॉरेन की। अब वो प्राइमरी की नहीं रही, क्योंकि प्राइमरी की तो यार ऑलरेडी पहले से स्टूडेंट आईडी यहां पर है। ठीक है? समझ आया? इस नहीं समझ आया तो इसको दोबारा से रिपीट करो, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पार्ट हमारा? हमारी कीज कवर हो गई है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं डेटा स्टोरेज की। डेटा स्टोरेज का मतलब ये होता है भाई कि डेटा जो स्टोर हो रहा है वो कितने टाइप का है, किस किस तरीके का डेटा है। ठीक है? तो डेटा टाइप इज अ टाइप स्टोरेज फॉर्मेट दैट कैन कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप और रेंज ऑफ वैल्यूज। मैंने आपको बताया था ना अभी कि मैं अगर आपसे टाइम पूछ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर टाइम पूछ रहा हूं, तो भाई तुम टाइम के फॉर्मेट में बताओगे ना मुझे, तो मुझे किसी अलग तरीके से बता रहे हो, मुझे कैसे समझ आएगा? है ना, मुझे कैसे समझ आएगा? तो वो क्या है? टाइप, डेटा टाइप, यानी कि पर्टिकुलर टाइप जो होता है डेटा का, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप। और डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज द फील्ड विद इन अ डेटाबेस ऑफन रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइप। जैसे यहां पर दे भी रखा है कि अ स्कूल रिकॉर्ड फॉर अ टेबल स्टूडेंट में यूज अ कैरेक्टर डेटा। अब जैसे मान के चलो कि तुम्हारा नाम लिखना है मुझे, अब उस टेबल के अंदर जो पर्टिकुलर टेबल है यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ, मान के चलो ये पर्टिकुलर टेबल है यहाँ पे, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर टेबल है। अब इस टेबल के अंदर जब मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ, जो भी मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है नाम। क्या है? नाम। तो जब नेम आ रहा है तो यहां पर मैं क्या नंबर्स को इस वाले फॉर्मेट में डाल सकता हूं?
नहीं डाल सकता, मैं यहाँ पर नाम ही डाल सकता हूँ, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो अल्फाबेट्स हैं, मैं उन्हीं को यूज कर सकता हूँ, टेक्स्ट को यूज कर सकता हूँ, मैं न्यूमेरिक को यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि डेटा टाइप जो है वो ये सेट करता है कि आप किस तरीके का डेटा को इंसर्ट कराना चाहते हैं। हमने याद है, आपने याद है हमने अभी स्टैंडर्ड्स की बात करी थी, तो वही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, देखिए डेटा टाइप के बारे में बता रहा है यहाँ पे, ध्यान से इसको बिल्कुल आराम से समझिए कि क्या क्या होते हैं डेटा टाइप। इनकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, तो परेशान मत होइए। डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डेटा टाइप यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब जब भी आएगा आपके माइंड में तो आपको ये समझ लेना है कि टेक्स्ट का मतलब ये है कि अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि अल्फा मतलब अल्फाबेटिक्स, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वो बोलता है टेक्स्ट। अब ये क्या कहता है, अलाउस टू स्टोर अ टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर एज वेल एज नंबर दैट डजंट रिक्वायर कैलकुलेशन। कभी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है इसको। और ये ना डिफॉल्ट भी होता है डेटा टाइप, ऑलरेडी डिफॉल्ट होता है ये पहले से ही। अगर आप कभी एमएस एक्सेस या ऑफिस बेस यूज करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि टेक्स्ट ऑलरेडी वहां पे सिलेक्टेड हुआ होता है। मेमो का मतलब क्या होता है, अलाउस टू स्टोर लॉन्ग ब्लॉक, यानी कि मेमो ये कहता है कि जब तुम्हें ज्यादा नंबर का डेटा कलेक्ट करना है, ज्यादा डेटा को स्टोर करना है, या उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ज्यादा डेटा डालना है, जैसे मान के चलो तुम्हें डालना है एड्रेस, तो वो 50-60 कैरेक्टर्स का आ रहा है, तुम्हें कुछ और चीज ऐसी डालनी है जो बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स की है, उसकी यहाँ पर स्टोरेज होती है। तो ये ना जो टेक्स्ट है इसकी स्टोरेज होती है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा टेक्स्ट की क्या स्टोरेज है, 255 कैरेक्टर्स की। यहाँ पर आप देखो टेक्स्ट की स्टोरेज क्या है, 255 कैरेक्टर की, यानी कि 255 उसकी एक लिमिट है। जो मेमो है उसकी कितनी है, 65,536 कैरेक्टर्स की, यानी कि इतने कैरेक्टर हम इसमें यूज कर सकते हैं। उसका फील्ड साइज है, इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड साइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पिछला देखते हैं। टेक्स्ट हो गया, मेमो हो गया। अब नंबर यार आपको समझ आएगा क्या है नंबर, मतलब नंबर्स होते हैं आपके, होल्ड न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, और इसमें आपके डेसिमल भी आ जाते हैं। डेट और टाइम के अंदर क्या है, जब आपको डेटा जो है वो डेट और टाइम के उसमें फॉर्मेट में स्टोर करना है तो आपको वहां पर कौन सा डेटा टाइप यूज करना है बच्चा, डेट एंड टाइम। ये जब आप ना एक्सेस प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपको दिखाऊंगा फोटोज में अभी, तो आपको वहां पे दिखेगा कि डेटा टाइप कैसे सिलेक्ट होता है। ठीक है बेटा। करेंसी, यानी कि कोई भी मॉनेटरी वैल्यू आपको जब ऐड करनी है तो करेंसी का यूज करना है, करेंसी वाला फॉर्मेट यूज करना है। फिर ऑटो नंबर का यहां पर मतलब ये होता है दोस्त कि जैसे मान के चलो तुमने क्या किया कि एक पहला कॉलम लगाया है ना। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें देखो एग्जांपल से समझाता रहूंगा ताकि तुम्हें क्लियरली दिखता रहे। जैसे मान के चलो तुमने ये टेबल बनाया, अब यहां पर ना तुमने क्या किया, सीरियल नंबर ऐड किया। यहां पर तुमने क्या किया, सीरियल नंबर ऐड किया, मतलब तुमने यूनिक आईडी दे दी सीरियल नंबर की, प्राइमरी की दे दी इसको तुमने, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफायर होगा। अब इस सीरियल नंबर को तुमने क्या किया, 1 2 3 4 तुमने ऐसे डाला, तो भाई ऐसे नहीं डालना है, क्योंकि यहां पर ना ऑटो नंबर ऑलरेडी दे रखा है। ऑटो नंबर क्या कहता है, अलाउस टू स्टोर नंबर दैट आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर ईच रिकॉर्ड, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑटोमेटिकली व्हेन यू ऐड रिकॉर्ड। यानी कि जब भी आप यहां पे डेटा ऐड करते रहोगे, यहाँ पे आप डेटा ऐड करते रहोगे तो वो अपने आप ही नीचे आता रहेगा। इसको हम लोग ना जब आप एक्सेल में जाओगे कभी देखते होगे तो आप उसको डबल क्लिक करोगे ना तो वो सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली नीचे ले लेता है। यानी कि आपको जब नंबर्स है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटो नंबर यूज करिए सिंपल सा और अपने आप वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यस और नो। यस और नो का मतलब या फॉल्स और ट्रूथ हम इसको कह सकते हैं, ये आप समझ के चलिए। फॉल्स और ट्रूथ भी बोलते हैं इसको, कि दो तरीके की कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्म है डेटाबेस का, एक डेटाबेस के अंदर फॉर्म है, उसके अंदर क्या है, कस्टमर का नाम है, मेरा नाम तरनदीप है, मैंने एक प्रोडक्ट लिया। ठीक है, मैंने क्या प्रोडक्ट लिया, मैंने मान के चलिए मैंने एक परफ्यूम लिया, उस परफ्यूम का नाम आएगा, उसकी आईडी आएगी, साथ में मेरा ये लिखा होगा कि उसका मेरा फीडबैक क्या है, मेरा फीडबैक अच्छा है या बुरा है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, गुड डाल दूंगा। तो यही यहां पर बोलता है कि येस और नो, यानी कि बलून वैल्यूज को बोला जाता है बेसिकली बुलियन वैल्यू, वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि दो वैल्यूज जो है, एक या दो पॉसिबल वैल्यूज को यहाँ पे इंसर्ट जब करा जाता है सिर्फ दो चीजों को, तो उसको बोलते हैं यस और नो वाला। OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्त, OLE ऑब्जेक्ट कहते हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग को। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का मतलब ये होता है कि जब आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड, उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर आपको कोई भी वो ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वीडियो क्लिप, पिक्चर, वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई भी बाइनरी डेटा ऐड करना है, तो आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, OLE ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कौन सा दोस्तों, हाइपरलिंक। तो अलाउस टू स्टोर हाइपरलिंक सच एज ईमेल एड्रेस, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, राइट, ये सब हाइपरलिंक्स होते हैं ना, तो उन हाइपरलिंक्स को वो स्टोर करता है, इसके लिए हमें वो डेटा टाइप डालना होता है। अटैचमेंट मतलब, अटैचमेंट आपने देखा होगा जब आप अटैच करते हो कोई भी फाइल, अपने प्रोजेक्ट की फाइल अटैच करते हो स्कूल में, आप किसी मेल में मैम को ऐड करते हो या प्रिंसिपल को या किसको भी ऐड करते हो, तो वो अटैच करते हो। तो जब आप अटैचमेंट्स ऐड करते हो तो उसको बोला जाता है अटैचमेंट डेटा टाइप, जिसके अंदर डिजिटल फोटोज, मल्टीपल फाइल्स, जो भी फाइल्स है वो रिकॉर्ड हो सकती है। इनका खुद का एक वो होता है, क्या होता है, स्टोरेज होता है, वो हम अभी देख लेते हैं। फिर इसके बाद आता है लुकअप विजार्ड। लुकअप विजार्ड का मतलब ये होता है कि जब आप पर्टिकुलरली
जैसे मान के चलो कि तुमने कहीं देखा होगा अगर एग्जांपल कि जैसे हमारा एक हमने गूगल फॉर्म भी डाला हुआ यूट्यूब पे, जो हमारा करियर काउंसलिंग का फॉर्म है, आपको नीचे मिल भी जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां पर भी अगर आप देखोगे ना तो वहां पर आपको ड्रॉप डाउन मिलेंगे नीचे, जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो वहां पे आपको कोर्सेज के ड्रॉप डाउन मिलेंगे। तो वो ड्रॉप डाउन ही हम कहते हैं लुकअप विजार्ड, ठीक है बेटा, जो लेट्स यू टाइप अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन में से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करने देता है, उसको बोलते हैं लुकअप विजार्ड, ठीक है। अब इनके लेंथ के फील्ड साइज देख लीजिए फटाफट से। टेक्स्ट के देख लेते हैं, हमने बता दिए 255 कैरेक्टर होते हैं, और मेमो के कितने होते हैं 65,536 कैरेक्टर होते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो ये 1, 2, 4, 8 और 16 बाइट्स पे काम करता है, और जो डेट और टाइम है वो 8 बाइट्स पे काम करता है, ठीक है। करेंसी क्या है भाई, 8 बाइट्स की हो सकती है करेंसी मैक्सिमम। ऑटो नंबर जो है वो 4 और 16 बाइट्स पे काम करता है, ठीक है जी। यस और नो मैंने आपको बता दिया 1 बिट ही है ना, कि यस होगा या फिर नो होगा, तो एक ही बिट काम कर रही है। ओएलई ऑब्जेक्ट जो है वो 2 GB तक की स्टोरेज होती है इसकी, यानी कि जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं, फाइल्स अटैच कर सकते हैं, इमेज वीडियो जो भी। हाइपरलिंक जो है वो ईच पार्ट कंटेन अप टू 2048 कैरेक्टर, यानी कि 2048 कैरेक्टर तक इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और जो लुकअप विजार्ड है वो सिर्फ 4 बाइट्स तक फॉरवर्ड हो सकता है, यानी कि 4 उसमें अटैचमेंट जो है, सॉरी जो 4 बाइट्स है वो ही उसमें आ सकती हैं, यानी कि जब आप उसको लिस्ट ऑफ ऑप्शंस को दोगे तो सिर्फ 4 बाइट्स यूज हो सकती हैं। ये इसका फील्ड साइज हो गया। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट का डेटा टाइप क्या है। जो टेक्स्ट होता है उसका भी डेटा टाइप होता है ना, जैसे हमने यहां पर देखा था कि ये जो टेक्स्ट है इसका भी अब अंदर डेटा टाइप है। क्या है डेटा, देखो यहां पर ना जब भी तुम कोई डेटा को ऐड करोगे, जब भी तुम डेटाबेस को स्टोर करोगे, डेटाबेस की क्वेरी को रन करोगे, तो वहां पर तुम्हें लिखने पड़ेंगे, तुम्हें प्रॉपर डेटा टाइप्स लिखने पड़ेंगे। तो वो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो है CHR, जिसे हम कैर भी बोल देते हैं, कई लोग कार बोल देते हैं, तुम लोग CHR बोल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेन नॉन बाइनरी स्ट्रिंग, लेंथ इज फिक्स, ये लेंथ इसकी फिक्स होती है। व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल व्हेन स्टोर्ड दे आर राइट पैडेड विद स्पेसेस टू द स्पेसिफाइड लाइन। जो VAR CHAR होता है, यानी कि varchar जो होता है वो नॉन बाइनरी स्ट्रिंग्स को कंटेन करता है। कॉलम्स जो है उसके वेरिएबल होते हैं, और वो कंटेन करता है अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। तो इसके आंसर ना 1 शॉट में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल MCQ फॉर्म में या बिल्कुल 1 लाइनर आंसर में आप इसको दे सकते हो। इनकी जो रेंज है वो भी दे रखी है, जैसे मैंने आपको भी बताया था, उनके फील्ड साइजेस बेसिकली। डेट एंड टाइम के जो डेट वो है टाइप्स क्या हो सकते हैं भाई, फॉर एग्जांपल मान के चलो तुम लोगों को कभी सिर्फ और सिर्फ डेट को ही यूज करना है, तो डेट के अंदर अगर यूज करोगे तो सिर्फ डेट की इंफॉर्मेशन आएगी। अगर तुम्हें टाइम स्टैम्प चाहिए प्रॉपर, टाइम स्टैम्प मतलब क्या होता है, टाइम स्टैम्प मतलब प्रॉपर ये होता है कि तुम्हें प्रॉपर सेकंड भी चाहिए कि भाई इस सेकंड में ट्रांजैक्शन हुई, तो तुम वहां पर यूज करोगे टाइम स्टैम्प। क्या बोलता है, वैल्यूज आर कन्वर्टेड फ्रॉम द करंट जोन टाइम टू UTC, ये टाइम बता रहा है एक, जिसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ईयर भी आ गया, मंथ भी आ गया, डेट भी आ गई, और आपके आवर भी आ गया, मिनट्स भी आ गए, सेकंड्स भी आ गए, और ये इसका एग्जांपल भी यहां पर दे रखा है। इस एग्जांपल को तुम लोग देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट, क्लियर हो रहा है मुझे लगता है, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा 1 शॉट में इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि तुमको समझ आए। न्यूमेरिक डेटा टाइप भी होते हैं भाई, न्यूमेरिक डेटा टाइप भी होते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन से होते हैं, जो होते हैं टाइनी इंटीजर, इसको हम INT बोल रहे हैं, ठीक है। इंटीजर आप बोल सकते हो कि टाइनी इंटीजर है, जिसकी जो लेंथ होती है वो 1 होती है, मिनिमम 128, ये सारा इस तरीके से दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा इसके क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। मैं भी आपके साथ साथ चलता रहूंगा और आपको आंसर यहाँ पे बताता रहूंगा। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज RDBMS स्टैंड फॉर, क्या है RDBMS, एक नंबर में पूछ लेगा तुमसे, तो बता दो फटाफट से। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या करता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है और ये डेटा को स्टोर करता है। क्या है आंसर, 1 लाइनर आंसर है बिल्कुल। RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट इज अ टाइप ऑफ DBMS दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। रिलेशंस या टेबल्स एक ही बात है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्यों होता है यूज, क्या जरूरत है यार इसके यूज करने की, बताया ना अभी, डेटा सिक्योर करना हो, डेटा को शेयर करना हो, हमने बताया कि डेटा की रिडंडेंसी जो है वो खत्म करनी हो, डेटा जो है बिल्कुल कंसिस्टेंट रहे, एक्यूरेट रहे, ठीक है। ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी थी बेनिफिट्स में, एडवांटेजेस में, तो वही यहाँ पर बताने हैं। बता दीजिए फटाफट से, क्या बता रहा है कि DBMS इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एट अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। एक ही जगह पे सारा डेटा पड़ा रहेगा, सब लोग एक्सेस कर लेंगे एक ही जगह से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है बताओ, इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी। क्लियर है, इसको खत्म करने के लिए ये काम आता है, याद रखिएगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्या है, गिव एनी 2 डिसएडवांटेज, बता दो यार फटाफट से। महंगा पड़ता है, एफिशिएंसी कम होती है, आपको ज्यादा डेटाबेस मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, हार्डवेयर की कॉस्ट होती है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है, ठीक है, और आपको एक प्रॉपर बंदे चाहिए रखने के लिए, ये सब होता है। क्या है, डेटाबेस सिस्टम क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट क्या है, डेटाबेस सिस्टम इज अ मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर व्हिच इज
लेस एफिशिएंट। तो जब ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं साथ में जो एफिशिएंट नहीं होते, पता नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब लोग अपना यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो वो लेस एफिशिएंट बन जाता है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिए। चलिए यहां पर ये बोल रहा है कि अ टेबल नेम्ड स्कूल, ठीक है, एक टेबल यहां पर बनाया हुआ है इन्होंने। चलिए देख लेते हैं, यहां पर टेबल बना लेते हैं फटाफट से। आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे बच्चा। एक टेबल बना लेते हैं जल्दी से। एक मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया। अ टेबल नेम स्कूल, टेबल का नाम है भैया, क्या नाम है, स्कूल का नाम है। कंटेनिंग डेटा ऑफ स्टूडेंट ऑफ द होल स्कूल, ठीक है जी, सारे स्कूल का डेटा का कंटेन किया जा रहा है। वेयर ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेवरल फील्ड, ओके जी, इंक्लूडिंग एडमिशन नंबर, ठीक है जी, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ठीक है जी, और क्या होगा, नेम, ठीक है जी। एक सेकेंड, बेसिकली यहां पर तीन फील्ड बनाई, तीन जो है कॉलम्स बनाई जा रहे हैं, तीन फील्ड बनाई जा रही हैं और उसके अंदर जो है वो डेटा होगा। ठीक है बेटा, पहला क्या है, ये बोल रहा है एडमिशन नंबर, यहां पर ये बोल रहा है एडमिशन नंबर। दूसरा क्या बोल रहा है, रोल नंबर, ठीक है जी। तीसरा क्या बोल रहा है, नेम, ओके। अब यहां पे ना ध्यान से आपको एक चीज समझनी है, ये बोल रहा है कि कंटेनिंग डेटा ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द होल स्कूल। होल स्कूल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो रोल नंबर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, मगर क्या एडमिशन नंबर सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्वेश्चन क्या है इसका, नेम विच फील्ड आउट ऑफ दीज थ्री शुड बी सेट एज द प्राइमरी की एंड व्हाई। प्राइमरी की हम किसको यूज करते हैं, हमने बताया था प्राइमरी की हम उसको यूज करते हैं दोस्तों जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डेटा को उस पूरे के पूरे टेबल में। तो भाई इसके अंदर क्या नेम जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या रोल नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, हाँ सर आपने तो बताया था यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है, बट मैंने कब बताया था भाई, जब एक ही क्लास हो या फिर एक ही सेक्शन हो। यहां पर बात हो रही है पूरे स्कूल की, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10th का जो रोल नंबर 1 वाला बच्चा है और जो 9th वाला रोल नंबर 1 वाला बच्चा है वो अलग अलग हो, ऑब्वियसली अलग अलग ही होगा, सेम बच्चा थोड़ी होगा। या फिर जो साइंस वाला सेक्शन का बच्चा है और जो कॉमर्स वाला सेक्शन का बच्चा है उसका रोल नंबर अलग अलग हो, नहीं यार, उसका नंबर सेम हो सकता है। भाई उसका नंबर 19 रोल नंबर है, मेरा भी 19 रोल नंबर है, तो जब रोल नंबर सेम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटा रिडंडेंट हो गया, तो यहां पर दिक्कत आ जाएगी। तो दिक्कत हमें नहीं करनी है, तो क्या होगा, रोल नंबर भी नहीं होगा। बचा कौन सा मेरी जान, एडमिशन नंबर। तो एडमिशन नंबर हमेशा यूनिक रहेगा, समझ आ रहा है आपको, क्योंकि एडमिशन नंबर हमेशा यूनिक होता है क्योंकि वो भी स्टोर होता है डेटा में। तो एडमिशन नंबर को हम लोग प्राइमरी की देंगे, हमने रीजन भी आपको बता दिया, क्योंकि रोल नंबर जो है वहां पर रीजन हम लोग नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि रोल नंबर जो है वो पूरे स्कूल का सेम हो सकता है, बच्चों का अलग अलग, पर्टिकुलर सेक्शन का नहीं हो सकता अलग अलग, बट एडमिशन नंबर जो है दैट इज यूनिक। समझ आया मेरी जान, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पे चलते हैं, यहां पर आंसर देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है, एडमिशन नंबर शुड बी सेट एज प्राइमरी की बिकॉज एडमिशन नंबर्स आर यूनिक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल व्हिच इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वाई मेमो डेटा टाइप इज प्रेफर्ड ओवर टेक्स्ट डेटा। हम टेक्स्ट डेटा, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बच्चा बाटी, अभी अभी हमने ये पढ़ा था कि टेक्स्ट डेटा के जब हमने डेटा टाइप जो पढ़े थे तो उसके अंदर हमने देखा था जो टेक्स्ट है वो कैरेक्टर्स देता है अल्फा न्यूमेरिक, और जो मेमो है वो भी अल्फा न्यूमेरिक देता है। बट जो टेक्स्ट है उसकी जो लिमिट होती है, उसकी जो फील्ड साइज होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 256 कैरेक्टर्स की। याद है हमने पढ़ा था, जस्ट अभी मैं आपको दिखाऊं दोबारा से, ये देखिए फटाफट से देखते हैं जल्दी से क्विकली। देखिए यहां पर हमने पढ़ा था 255 कैरेक्टर्स की टेक्स्ट की लिमिट होती है, बट मेमो की कितनी होती है भाई साहब, 65,536। जब यार ज्यादा लिमिट है तो हम ज्यादा वाला यूज करते हैं, हम कम वाला क्यों यूज करेंगे, तो इसीलिए मेमो को जो है वो ज्यादा यूज किया जाता है ताकि डेटा को ज्यादा स्टोर किया जा सके। क्लियर है, नेक्स्ट चलिए, यहीं पे आंसर ये दिया भी हुआ है क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दामिनी इज अ प्रोग्रामर in an institute and is asked to handle the record containing information of students. Suggest any 5 field names and their data type of student database. बताओ भाई, कमेंट से बताओगे कौन है दामिनी, जो है वो एक प्रोग्रामर है ना। दामिनी कौन है, एक प्रोग्रामर है इंस्टीट्यूट में, और उसको बोला गया कि भाई रिकॉर्ड्स हैंडल करने हैं कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की इंफॉर्मेशन मैनेज करनी है। तो सजेस्ट एनी 5 फील्ड नेम एंड देयर डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस। बता दें, चलिए बता देते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे रोल नंबर, हम यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहला जो है वो एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, टेबल बना लेते हैं, है ना। 5 फील्ड हमें यहाँ पे सजेस्ट करनी है इस बच्चे यहाँ पर, तो हम फील्ड बना लेते हैं। अभी कितनी बनी, 1 2 3 4 5 फील्ड बन गई, 5 कॉलम बन गए। ठीक है, सबसे पहला हम ले लेते हैं यहाँ पे रोल नंबर, ले ले रोल नंबर, अच्छा रोल नंबर बढ़िया है। उसके बाद हम ले लेते हैं नेम, फॉर एग्जाम्पल हमने नेम ले लिया।
ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या लिया बताइए, उसके बाद हमने ये ले लिया कि वो कौन सी क्लास में है, हमने फिर उसका कोर्स ले लिया कि वो कौन से कोर्स में है, और हमने ये ले लिया कि वो कौन से स्टेट में पढ़ती है। या हमने कोई भी आप ले सकते हैं, उनके फादर नेम भी ले सकते हैं इसकी जगह पे, स्टेट की जगह पे आप उनके फादर नेम ले लीजिए, उनके मदर नेम ले लीजिए, या उनका एड्रेस ले लीजिए, उनका जो वो है वो ले लीजिए। क्लियर है, यही होगा यहाँ पे 5 डेटाबेस। अब इसके हमें डेटा टाइप भी देने हैं भाई, डेटा टाइप भी देने हैं। तो डेटा टाइप रोल नंबर में क्या होगा, रोल नंबर में डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट हो सकता है ना भाई। हमने बताया था ना आपको कि जो रोल नंबर है वो कुछ भी हो सकता है। एडमिशन नंबर क्या होता है, एडमिशन नंबर ऐसा होता है ना कभी कभी ABD 56 ABD 88 कुछ भी हो सकता है रोल नंबर। तो रोल नंबर को हमने दे दिया यहाँ पे टेक्स्ट। नेम को हमने क्या दिया, बताओ क्या दिया, नेम को टेक्स्ट दे दिया। क्लास को हमने क्या दिया, हम यहाँ पे टेक्स्ट भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, हमें पता है कि कौन सी क्लास होगी। कोर्स जो है हमने कोर्स को भी मेमो दे दिया या फिर टेक्स्ट दे दिया, और जो स्टेट है उसको भी टेक्स्ट दे दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रिकॉर्ड एंड अ फील्ड विद एन एग्जांपल। रिकॉर्ड और फील्ड क्या होते हैं भाई, रिकॉर्ड और फील्ड, रिकॉर्ड का मतलब होता है रोज, रिकॉर्ड का मतलब होता है टपल, फील्ड का मतलब होता है कॉलम्स, राइट। कॉलम्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जो कॉलम्स है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वो बता रहा है कि इस नाम के कितने बच्चे हैं, वो बता रहा है कि इस रोल नंबर के कितने बच्चे, इस रोल नंबर में कौन कौन से बच्चे हैं, वो ये बता रहा है इस क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं। समझ आ रहा है मेरी बात, तो ये वो चीज बता रहा है। तो कौन है वो कॉलम है। और रोज क्या है, रोज नीचे डेटा है जो हॉरिजॉन्टली कवर कर रहा है आपको कि कितने कितने डेटा, कौन से कॉलम के कितने कितना डेटा कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। रिकॉर्ड और फील्ड के अंदर डिफरेंस बता रहा है। रिकॉर्ड क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा जो स्टोर हो रहा है नीचे, और जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी, तो वो हो गई पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। फील्ड क्या है, जो रिकॉर्ड के स्पेसिफिक डेटा के एरिया है उसको हम बोलते हैं फील्ड। रिकॉर्ड क्या है, रेफर्स टू अ रो, ये हमने बता दिया। और यहां पर क्या है, कॉलम। रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज टपल, और यहां पर हमने बता दिया ये एट्रीब्यूट है। इफ एम्प्लॉई इज अ टेबल, फॉर एग्जांपल इफ एम्प्लॉई इज अ टेबल, देन एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉई इज कॉल्ड अ क्या रिकॉर्ड। क्लियर है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उस एम्प्लॉय की पर्टिकुलर वो रिकॉर्ड हो गई। अब जो वो एम्प्लॉय है, वो वहां पर जो एम्प्लॉय है इज अ टेबल, देन एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, वो सब क्या है, वो है कॉलम्स। यानी कि जो ऊपर आ रहे हैं हेडर्स, आप इसको बोल सकते हो यार जनरल लैंग्वेज में, इसमें नहीं बोलते हम लोग कोडिंग में या कंप्यूटर लैंग्वेज में, बट तुम लोग जनरली समझ सकते हो कि हेडर कौन है ना, मतलब कि जो ऊपर वाले एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन है। ठीक है, नेक्स्ट चले। व्हाट डेटा टाइप शुड बी चूजन फॉर अ जिप कोड, बताइए भाई, जिप कोड में कौन सा डेटा यूज हो सकता है। क्या जिप कोड में टेक्स्ट यूज हो सकता है, नहीं हो सकता यार, क्योंकि ये तो अल्फान्यूमेरिक होता है। क्या जिप कोड में मेमो यूज हो सकता है, क्या जरूरत है यार, जिप कोड होता है 8-10 डिजिट का, मेमो होता है इतना बड़ा, क्या जरूरत है उसको करने की। ऑल ऑफ दिस तो वैसे ही खत्म हो गया, तो बचा कौन सा दोस्त, नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यू क्रिएट अ टेबल इन MS Access, you decided to create 2 field, roll number and date of birth. What will be the data type of date of birth? डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ का या फिर डेट का या टाइम का हमने डेटा टाइप पढ़ा था। क्या डेटा टाइप पढ़ा था, वो पढ़ा था डेट और टाइम। भाई नंबर तो नहीं यूज होगा ना, टेक्स्ट भी यूज नहीं होगा, यस और नो भी नहीं यूज होगा। यस और नो क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में डाल के कि तेरा डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे डेट और टाइम। ठीक है, अब डेट और टाइम में कौन सा यूज करना है वो जरूरत नहीं है टाइम स्टैम्प की, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ के लिए। अगर वो ये पूछता पर्टिकुलरली कि भाई तू कितने बजे पैदा हुआ था पर्टिकुलर, तो वहां पर आ सकता था टाइम स्टैम्प, बट हम टाइम स्टैम्प को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश रेफर्स टू द एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन। बताइए बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो एक ऐसी चीज जो एट्रीब्यूट को रेफर करती है दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन। बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। डैश रेफर्स टू द एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल्स विद इन द रिलेशन। भाई ऑब्वियसली बात है, प्राइमरी की हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रोज को, वो है प्राइमरी की। Which of the following is an attribute whose value is derived from the primary key of some other table? याद है हमने अभी भी बताया था आपको कि कोई पर्टिकुलर की को, कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अगर हम दूसरे टेबल में ले जाते हैं, किसको, प्राइमरी की को, अगर ये प्राइमरी की है सीरियल नंबर वाली, इसको उठा के हम किसी पर्टिकुलर टेबल में ले जाते हैं तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है फॉरेन की। वो क्या बन जाती है, फॉरेन की। तो यहां पर क्या बोला जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। तो ये कौन हो गया दोस्तों, प्राइमरी की या फॉरेन की। ठीक है बेटा,
प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन होता है, आप ये समझ के चलो। कहीं भी आंसर इस तरीके से आएगा ना, आग बंद करके डाल देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बिल्कुल क्लियर है ये सारी चीजें, मुझे लगता है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। अब जो हमारी चीजें बची हैं वो बची हैं एसक्यूएल, हमारी चीजें बची हैं कमांड। हमें यह पता करना है कि टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जब तक दोस्तों आप लोग अच्छे से इस सारा का सारा कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से सारी की सारी वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, और इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। अब आगे आने वाले सेशंस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप लोग हमें प्यार देते हो, आप लोग हमें लाइक करते हो, सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो इस वीडियो में कि किस तरीके की ये वीडियो थी, तो हम जरूर से आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत से वीडियो बनाएंगे। वीडियोस तो हम अभी भी बनाएंगे, बट और ज्यादा प्यार से हम लोग वीडियो बनाएंगे, और हमारा मन करेगा कि हम आपके लिए और ज्यादा कंटेंट बनाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज की, सीखेंगे कि कैसे क्रिएट किए जाते हैं क्वेरीज, कैसे डिमांड, कैसे कमांड्स को बनाया जाता है, उन सब कोड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 10th का टर्म 2। अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।